balancing of chemical equation by ion electron method. Ion electron method, a very important method. Ion electron method. See, इसको half equation method भी बोलते हैं. This is also called as half equation method. So obviously this is called as half equation method or ion electron method. ठीक, इसमें जब हम कोई भी काम करने लगते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक इक्वेशन लेनी है, इसमें भी वही रूल्स हैं जिस तरह से उसमें रूल चलते हैं, लेकिन इसके रूल्स थोड़े से अलग हैं. ठीक, इसमें क्या है, जैसे मान लो इक्वेशन है KMnO4 प्लस FeSO4. KMnO4 plus FeSO4 is giving us K2SO4 Cr2SO4 का whole thrice plus that of water and Fe3 Fe2SO4 का whole thrice. So this is the equation we have, and we have to balance this equation in acidic medium. In acidic medium, acidic medium में हमें इसको बैलेंस करना है. सी, पहला स्टेप वही है बच्चे, जो फर्स्ट स्टेप है, दैट इज सी कि आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें. यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगी, और ऑब्वियसली यहां पे मैंने MnSO4 तो लिखा ही नहीं, K2SO4 तो लिखा, लेकिन MnSO4 लिखा ही नहीं, Cr2 लिख दिया, जबकि यहां पे आना था MnSO4. ठीक, अब देखिए यहां मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, और यहां मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है. यहां आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और यहां आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है. सो व्हाट इज देयर, यहां पे अगर हम ध्यान दें तो हम ये पाएंगे कि हमारे पास यहां से यहां तक मैंगनीज में क्या हुआ, डिक्रीज बाय 5, +7 से +2 चला गया, तो +7 से +2 कितने का डिक्रीज हुआ बेटा, 5 ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज हुआ. +7 से +2 5 ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज हुआ ना बेटा. ऑन द अदर हैंड +2 से यहां पे पहुंचे हम +3, यानी इंक्रीज बाय 1 का इंक्रीज हुआ है बेटा. ठीक है, एक्चुअली हमें सिर्फ ये देखना है कि इंक्रीज कहां हो रहा है, डिक्रीज कहां हो रहा है, कितना हो रहा है, बाद की बातें हैं इस वाली मेथड में. देखो बेटा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई है, वो तब हुई होगी जब इलेक्ट्रॉन लिए होंगे. इलेक्ट्रॉन लेने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन. तो जहां डिक्रीज हुआ बेटा, डिक्रीज में क्या हुई हमारे पास बेटा, जहां डिक्रीज हुआ वहां हुई रिडक्शन. और जहां पे बेटे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, वहां क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन. तो हमें यहां पे ये पहचानना है कि कहां रिडक्शन हुई, कहां ऑक्सीडेशन हुई. बेटा जहां पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा या नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, वो रिडक्शन होगी. पॉजिटिव चार्ज कम होना, नेगेटिव चार्ज बढ़ना, क्योंकि रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. समझ में आई बात. ऑन द अदर हैंड जहां पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा,
या नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, वहां क्या होगी? ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां इलेक्ट्रॉन लूज हुए बेटा, यहां इलेक्ट्रॉन गेन हुए। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को दो पार्ट्स में बांट देंगे। हमें बाकी वाटर वूटर से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ वो वाला कपल लिखना है जिसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है। जैसे माय डियर बच्चों, अगर मैं यहां लिखता हूं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन किसमें हो रही है बेटा? बेटा ऑक्सीडेशन हो रही है FeSO4 में, which is changing into Fe2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है बच्चे, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। और दूसरी तरफ हमारे पास हम लिखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब रिडक्शन कहां हो रही है बेटा? यहां से यहां तक, यानी हमारे पास है KMnO4 is giving me MnSO4। ठीक है जी, ये रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है जी, बहुत सिंपल बात है। यहां पॉजिटिव +7 से +2 हुआ तो यहां डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुई। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है हमारे पास? रिडक्शन। तो रिडक्शन किस कपल में हुई है? यानी दिस कपल इज चेंज इनटू दिस। तो वही मैंने यहां लिखा है। और ऑक्सीडेशन में हमारे पास क्या हुआ है कि ये कपल जो है ये ऑक्सीडेशन का पार्ट है बेटा, क्योंकि दिस इज चेंज इनटू दिस। तो ये दो इक्वेशन मैंने लिखी है, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एक रिडक्शन हाफ सेल। तो फटाफट से बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं, तब आगे चलूंगा क्विकली। अब देखो बेटा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आ गई। अब अगला स्टेप देखते हैं। सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होता है? बैलेंसिंग द एलिमेंट विच इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। बाकी एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, बोल रहा हूं बैलेंस द एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो स्टेप 2, balance the element undergoing oxidation and reduction। बाकियों को छोड़ो, सिर्फ पहले उस एलिमेंट को बैलेंस करो जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुई, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ। जैसे यहां किसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ? क्या सल्फर का? क्या ऑक्सीजन का? नहीं, यहां किसका चेंज हुआ बेटा? आयरन का। तो आपको सिर्फ आयरन को पहले बैलेंस करना है, बाकी बातें बाद में करेंगे। ठीक, तो आयरन को जब अपन बैलेंस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि यहां पे आ जाएगा FeSO4, हमें 2 लगाना होगा, गिविंग अस Fe2SO4, हमें 3 लगाना होगा। ठीक, यहां 2 आयरन, यहां 2 आयरन, ये बैलेंस है। और यहां तो ऑलरेडी एक ही Mn था और दूसरी साइड भी एक ही Mn है। ठीक, तो इसमें ये तो बैलेंस है। अब दूसरी बात हमारे पास ये भी है बेटा जी कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास यहां पे सल्फर भी बैलेंस होना है। अब हम इसको छेड़ नहीं सकते हैं क्योंकि आयरन 2 तो इनको छेड़ नहीं सकते हैं अब अपन। ठीक, तो ये जो सल्फेट एक्स्ट्रा आया है ऑब्वियसली किसी एसिडिक मीडियम से आया होगा, और क्योंकि हमें एसिडिक मीडियम दिया, हम यहां पे क्या लिखते हैं? H2SO4। क्या लिखते हैं? H2SO4।
समझ में आई? तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं 2FeSO4 प्लस H2SO4 गिविंग मी Fe2SO4 का होल थ्राइस। ठीक, बाकी H बाद में आ जाएंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। अब देखो आयरन 2 है, ओके, सल्फेट 2 ये और 1 ये 3 है, यहां सल्फेट 3 है, बाकी सारे बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है जी, क्लियर, कोई दिक्कत? सिमिलरली अगर इधर ध्यान दो बेटा, इधर तो सल्फर है ही नहीं और इधर SO4 है और इधर पोटाशियम ही नहीं है, इसका मतलब ये वाला जो चीज है ये मेरे को यहां लिखनी होगी K2SO4, तभी तो यहां पोटाशियम आएगा और यहां पोटाशियम आएगा ना, क्यों जी? तभी तो आएगा। और दूसरी बात हमें क्या करनी होगी बेटे जी, ऑब्वियसली क्योंकि यहां सल्फेट है तो यहां पे H2SO4 भी लिखना होगा, तो ये इक्वेशन बनती है KMnO4 प्लस H2SO4 गिविंग अस MnSO4 प्लस K2SO4। देखो बेटे, हमने सबसे पहला काम किया कि वो एलिमेंट बैलेंस किया जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, और बाकी कोई एक्स्ट्रा आइटम आ रहे तो उसके लिए हमें एसिड हमने डाल दिया। वो बाद में देखेंगे कि हमारे को उसमें कितनी जरूरत पड़ेगी कितनी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बाद की बातें हैं। ठीक, कितना हमारे पास होना है उसको अपन बाद में देखेंगे। अब हमें सिर्फ एक बात यहाँ पे समझ में आ रही है, अगर एक आयरन था तो ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज एक था, अब यहां पे 2 आयरन हो गए तो ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज 1 into 2 होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज 2 होना चाहिए। बात समझ रहे हो मेरी कि नहीं समझ रहे हो भाई? ठीक, और रही बात मैंगनीज, तो चलो एक ही था हमारे पास, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहला काम किया, बैलेंस द एलिमेंट which is undergoing oxidation and reduction। आफ्टरवर्ड नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा बेटा इसमें, कि हमारे पास देखो, अच्छा, बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे पहले वो स्टेप थे, बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट्स बिसाइड्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहां पे देखो, आयरन तो पहले ही बैलेंस था, सल्फर बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को करना नहीं है, तो ये इक्वेशन तो एज इट इज रहेगी। इस इक्वेशन में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहेगी हमारे को, ठीक है जी। पर यहां पे प्रॉब्लम ये थी कि यहां पे 1 के था, यहां पे 2 के थे, तो मेरे को यहां पे 2 करना पड़ेगा ताकि पोटाशियम बैलेंस हो जाए, और उस हिसाब से मैंगनीज भी चेंज करना होगा तो यहां 2 करना होगा। ठीक है जी, ताकि हमारे पास क्या बैलेंस हो जाए, ताकि हमारे पास मैंगनीज भी बैलेंस हो जाए। रही बात सल्फेट, यहां पे 2 सल्फेट और 3 सल्फेट, तो इसके आगे 3 भी लिखना होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ दिया अपन ने, तो बेसिकली बन जाएगा 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 गिविंग अस 2MnSO4 प्लस K2SO4। अब देखो, आपका पोटाशियम भी बैलेंस है, आपका मैंगनीज भी बैलेंस है, आपका सल्फेट भी बैलेंस है, अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाकी सारे एलिमेंट बैलेंस है। ऑल अदर एलिमेंट्स आर बैलेंस्ड एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बात समझ में आ गई हो? नेक्स्ट बात देखिएगा, अब आप क्या करेंगे, आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे।
ठीक, आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे कैसे? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ऑक्सीडेशन के समय आप इलेक्ट्रॉन लिखेंगे प्रोडक्ट साइड, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दिए। और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन के समय कहां लिखेंगे? रिएक्टेंट साइड। पर कितने इलेक्ट्रॉन लिखेंगे? देखो बेटे, यहां पे 2 आयरन यूज हुए हैं, एक आयरन का चेंज 1 था, 2 का 2 होगा। एक ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया था तो 2 ने 2 दिए होंगे। तो स्टेप 3 हमारे पास होगा, स्टेप 3 होगा एड इलेक्ट्रॉन्स ऑन दी प्रोडक्ट साइड of oxidation and reactant side in reduction. यहां पे आपके पास आया 2FeSO4 plus H2SO4 giving us Fe2SO4 का होल थ्राइस, और प्लस हमारे पास रहेंगे कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 कैसे? एक आयरन ने 1 दिया, 2 आयरन ने 2 दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए भाई। ठीक है जी, क्लियर हो गया? तो ये स्टेप 4 जो है, ठीक, वो इस तरह से रहा होगा। अब यहां पे आ जाओ, यहां मैंगनीज 2 है बेटा, एक मैंगनीज ने 5 इलेक्ट्रॉन लिए हैं बच्चे। अब मैंगनीज 2 है तो ऑब्वियसली इन्होंने क्या किया होगा बेटे? 2 इलेक्ट्रॉन और लिए होंगे, मतलब 5 into 2 यानी कितने? 10 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे। तो हम यहां पे ये बोल देंगे 2KMnO4 plus 3H2SO4 plus how many electrons? 10 electrons. How many electrons? 10 electrons. ठीक है जी, 10 electrons। और हमारे पास यहां बना 2MnSO4 plus K2SO4। अब इस स्टेप में ऑक्सीडेशन हाफ सेल में बेटा, हमने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में आपने प्रोडक्ट साइड डाला, क्योंकि ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन में आपने रिएक्टेंट साइड डाला, क्या मतलब? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, कितने डाले बेटा? हमने देखा कितना एलिमेंट थे और एक एलिमेंट कितना दे रहा था। ऊपर हमने देखा एक एलिमेंट आयरन 1 दे रहा था, यहां 2 आयरन थे तो 2 ऐड किए। मैंगनीज ऊपर 5 ले रहा था, यहां 2 मैंगनीज थे तो हमने 5 into 2 10 ऐड किए। बोलो बेटा, यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? फटाफट से बोलो यस और नो। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है? एड ऑक्सीजन, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग, ठीक, बैलेंस ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन बैलेंस करने से पहले हमारे को ना चार्ज को बैलेंस करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने से पहले हमें चार्ज बैलेंस करना जरूरी है। अगर चार्ज बैलेंस नहीं होगा तो मुश्किल होगा। तो अगला स्टेप है बैलेंस चार्ज। पर चार्ज को कैसे बैलेंस करते हैं? स्टेप 5, बैलेंस चार्ज। चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे बेटे? बाय एडिंग H पॉजिटिव। अगर एसिडिक मीडियम होगा तो H पॉजिटिव डालेंगे, बेसिक मीडियम होगा तो बेटा OH नेगेटिव डालेंगे। सिंपल बात, एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव, बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव, चार्ज बैलेंस करना है। ठीक, जैसे दिस इक्वेशन इज इन एसिडिक मीडियम तो वी मस्ट ऐड H पॉजिटिव टू बैलेंस द चार्ज। तो बैलेंस चार्ज बाय H पॉजिटिव। अब देखो H पॉजिटिव जाएंगे कहां, ये थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो बेटा,
पॉजिटिव चार्ज हमेशा वहां जाता है बेटे, पॉजिटिव चार्ज हमेशा वहां जाता है बेटे जहां हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की कमी या नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो। यही होगा ना, खत्म ही तो करना होगा हमारे को चार्ज को, चार्ज 0 0 ही तो करना है दोनों साइड। तो जहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाए या फिर पॉजिटिव चार्ज की कमी हो, वहां हम ऐड करते हैं H पॉजिटिव। जैसे इस साइड चार्ज 0 है, इस साइड चार्ज +2 है, अगर मैं यहां पे 2 H पॉजिटिव डाल दूं तो +2 -2 क्या हो जाएगा, 0, तो चार्ज बराबर हो जाएगा। इसलिए इसमें मैंने क्या किया, 2FeSO4 plus H2SO4 giving us Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H पॉजिटिव डाल दिया, 2H पॉजिटिव डाल दिया बेटा, ठीक। अब +2 -2 चार्ज इज 0, इस साइड भी चार्ज 0 है, तो चार्ज बैलेंस हो गया भाई, सिंपल एज दैट। अब इधर चार्ज बैलेंस करने का, इधर भी यहां 10 नेगेटिव है, वहां नहीं है, तो H पॉजिटिव कहां डालते हैं, जहां नेगेटिव चार्ज हो, यानी यहां पे भी हम कहां डालेंगे, यहीं पर। तो हमारे पास आएगा 2KMnO4 plus 3H2SO4 plus 10 electrons plus 10H पॉजिटिव। अभी नेगेटिव पॉजिटिव खत्म, गिविंग अस 2MnSO4 plus K2SO4। ठीक है जी, अब चार्ज भी बैलेंस हो गया, अब चार्ज भी नहीं रहेगा, तो चार्ज इज ऑल्सो बैलेंस्ड ओवर हियर। ठीक है जी, तो हमने चार्ज को बैलेंस कर दिया। नो आफ्टर बैलेंसिंग चार्ज, जब हमने चार्ज को बैलेंस कर दिया, अब है बैलेंसिंग ऑक्सीजन। क्या, बैलेंसिंग ऑक्सीजन। और बेटा ऑक्सीजन बैलेंस करनी है बाय एडिंग वाटर, बस और कुछ नहीं। बैलेंस ऑक्सीजन, स्टेप 6, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। जिस साइड ऑक्सीजन की कमी है उतने वाटर डाल देने, जिस साइड ऑक्सीजन की कमी है बेटा उतने वाटर डाल देने हैं। जैसे यहां ऑक्सीजन हो गए कितने, 2FeSO4 plus H2SO4 गिविंग मी Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H पॉजिटिव। यहां पे ऑक्सीजन है 8 यहां से और 4 यहां, 12, और यहां पर 12, बैलेंस्ड है। तो यहां तो वाटर डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों साइड बैलेंस्ड है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इधर डिस्कस करूं, इधर देखिए ऑक्सीजन यहां पे हो गए 8 प्लस यहां पे हो गए 12 और इस साइड हुए 8 और यहां पे 4, यानी यहां तो 20 ऑक्सीजन है जबकि यहां सिर्फ 12 ऑक्सीजन है। देख रहे हो ना, 4 2 8 और 4 3 12, ठीक। तो 8 और 12 20, यहां पे 4 2 8 एंड 4 दिस। तो यहां इस साइड हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, और ऑक्सीजन की कितनी कमी है बेटा, हमारे पास 8 ऑक्सीजन की कमी है, तो 8 वाटर डाल दूंगा। तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी 2KMnO4 plus 3H2SO4 plus 10 electrons plus that of 10H positive giving us 2MnSO4
प्लस K2SO4 प्लस 8 वाटर। मजे की बात तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि हमारी ये हाफ इक्वेशंस बैलेंस्ड है कि नहीं है। बेटे H अपने आप बैलेंस हो जाते हैं इसमें, हमें इसमें हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं करना होता। अगर हमारे हाइड्रोजन बैलेंस हो गए हैं तो मतलब हम सही हैं। जैसे देखो यहां पे हाइड्रोजन कितने आए, 6 और 10 कितने हुए, 16H, और यहां कितने हो गए, 16H। तो हमने H को बैलेंस भी नहीं किया, येट H बैलेंस हो गए भाई। बात समझ में आती कि नहीं। तो इस इक्वेशन की खासियत यह है कि इसमें हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाता है। यहां देखिए, यहां 2H, हाइड्रोजन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ठीक है बच्चे, तो स्टेप्स को एक बार थोड़ा ध्यान दें, फिर आगे चलते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमने वो एलिमेंट बैलेंस करना है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है। हमने वो एलिमेंट बैलेंस करना है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है। उसके बाकी सारे एलिमेंट्स को बैलेंस कर दिया करते हो अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। फिर आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो, ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड और रिडक्शन वाली इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड। ठीक है, उसके बाद बेटे आप चार्ज को बैलेंस करते हो एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव से, बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव से। ठीक, और चार्ज को बैलेंस करने के बाद लास्ट बात हमारे पास क्या आ जाती है बेटा, आप ऑक्सीजन को बैलेंस करते हो बाय एडिंग वाटर टू द साइड डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन। जहां ऑक्सीजन की कमी है वहां पे आप वाटर को कर देते हो ऐड। क्लियर हो गया। तो वाटर ऐड करते ही हमारा हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाता है। ये इस इक्वेशन की पहचान है। अगर आपका हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ मतलब आपने कहीं गलती की है। गॉट दिस और नॉट। नाउ अब ये दो इक्वेशंस आ गई। अब इन दो इक्वेशन को एक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। इन दो इक्वेशन को एक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो हमें इलेक्ट्रॉन चेंज को बराबर करना होता है। इसको इलेक्ट्रॉन चेंज को बराबर करना होता है। अगर इन दो इक्वेशन को आपने एक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो आपको इलेक्ट्रॉन चेंज को बराबर करना होता है। अब इलेक्ट्रॉन चेंज को कैसे बराबर करोगे भाई, यहां पे आपके 10 इलेक्ट्रॉन थे और यहां आपके सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो आपको इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है कि 5 इंटू 2 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहां पे 10 थे। अगर यहां पे देखो, यहां तो मल्टीपल था, इजीली हो गया। मान लो यहां 5 होता, यहां 2 होता, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, वहां 5 यहां 2। समझ में आई। अगर तो हमारे पास इजीली, यानी अगर दोनों कटते हैं तब तो ठीक है, तब तो सिंपल एक को कर लो, बैलेंस हो जाएगा। अदरवाइज इसके इलेक्ट्रॉन चेंज को यहां बैलेंस किया जाता है, इसके इलेक्ट्रॉन चेंज को यहां बैलेंस किया जाता है, अगर वो आपस में कटते हुए ना हो। जैसे यहां पे अपने को 10 चाहिए था तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 10 ले सकता था। मान लो अगर यहां 5 होता तो क्या मैं इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करके 5 ले सकता था, फ्रैक्शन तो लिखना नहीं था। तो ऐसे केस में फिर यहां का यहां और यहां का यहां क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। अदरवाइज सिंपली हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अब नेट इक्वेशन क्या बनी, ये वाली इक्वेशन क्या बनी, ध्यान दीजिएगा। ग्रीन पेन से लिख रहा हूं, नहीं ग्रीन पेन से नहीं, वो ठीक नहीं होगा, ब्लू पेन से लिखता हूं। अब ये आ गया 10FeSO4 और आगे आ गया 5 से मल्टीप्लाई हुआ 5H2SO4। ठीक है जी, गिविंग अस बेटा 5 से मल्टीप्लाई हुआ 5Fe2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है जी, और आगे 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10H पॉजिटिव, ये 5 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन आ गई। और दूसरी इक्वेशन तो एज इट इज ही है, 2KMnO4
plus 3H2SO4 plus 10 electrons plus 10 H positive, giving me 2MnSO4 plus K2SO4 plus 8 water, और हमने इन दो इक्वेशंस को बेटा कर देना है ऐड। अब हमने इन दो इक्वेशंस को ऐड कर देना है। ऐड करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, 10H पॉजिटिव इधर है, 10 उधर है, ये भी कट गया। कोई और चीज कटती है क्या? कोई और नहीं कटती। तो बस फिर इसको लिख दो 2KMnO4 plus 10FeSO4 plus 5 और 3 8H2SO4 giving us 5Fe2SO4 का whole thrice plus 2MnSO4 plus K2SO4 plus 8 water. So thus equation is balanced. इस तरह से इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो स्टेप्स हैं थोड़े, और अगर स्टेप्स को ऊपर नीचे करोगे तो गड़बड़ डेफिनेटली होगी। स्टेप्स को बिल्कुल भी ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन निकालो, कहां ऑक्सीडेशन हो रही है कहां रिडक्शन हो रही है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अलग लिखो, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग लिखो, दोनों को अलग अलग लिख दो। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अलग लिखो, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग लिख दो, दोनों को अलग अलग लिख दो। जब आपने दोनों को अलग अलग लिख दिया, ठीक है जी, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप बैलेंस करेंगे वो एलिमेंट जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही हो, बैलेंस द एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक। फिर बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट्स बिसाइड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स को बैलेंस कर दो। फिर ऐड इलेक्ट्रॉन ऑन द प्रोडक्ट साइड ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक, एंड ऑन द रिएक्टेंट साइड इन रिडक्शन, ठीक। फिर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दो एंड देन बैलेंस चार्ज बाय एडिंग H पॉजिटिव, चार्ज को बैलेंस कर दो। उसका बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर, वाटर को ऐड करके ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो लास्ट में हाफ इक्वेशंस को जोड़ना है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन चेंज को बराबर करना है। तो स्टेप नंबर 7 होना था इलेक्ट्रॉन चेंज को बराबर करना, उससे बेटा हमने सिर्फ मल्टीप्लाई करके बराबर कर दिया। इलेक्ट्रॉन चेंज बराबर हो गया, दो इक्वेशंस को ऐड किया, नेट इक्वेशन बना दी। तो बेटा अभी फटाफट से बोलो समझ में आई कि नहीं, यस और नो। सर जो आपने बैलेंस के बाद मतलब इक्वेशंस बनाई है सर, उसके बाद वो मतलब चार्ज का समझ नहीं आया कि कैसे मतलब वो बैलेंस का। चार्ज यहाँ पे 2 नेगेटिव था भाई, मेरे को खत्म करना है, H पॉजिटिव डालना है, तो ऑब्वियसली H पॉजिटिव यही आएगा, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, 0 हो गया चार्ज। सर इससे अगले वाला स्टेप, इसके मतलब वो जो आपने बैलेंस O बाय एडिंग H2 के इक्वेशंस के बाद वो 5 into 2 बैलेंस करा ना, वो नहीं समझ आया। यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 2 थे, तो 2 को 10 कैसे बनाऊंगा भाई मैं? 2 को 10 कैसे बनाऊंगा? 5 से मल्टीप्लाई करके ना, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने बस, ताकि इलेक्ट्रॉन का चेंज सेम रहे। तो जब इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, सारी इक्वेशन को करना है ना भाई, सारी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया मैंने। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? अनीश जी यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है ना भाई, यहाँ 2 है ना, मेरे को 10 चाहिए, तो 2 को 10 कैसे बनाऊंगा भाई मैं? I would have to multiply it with 5, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया ताकि इलेक्ट्रॉन का चेंज बराबर हो जाए। जब इलेक्ट्रॉन का चेंज बराबर हो जाएगा तब हम इन इक्वेशंस को ऐड करेंगे। बोलो समझ में आई मेरी बात कि नहीं? चलिए, येट हमने कर तो लिया है। देखो बेटा जसनूर, आपने बोला हमेशा जिस साइड नेगेटिव चार्ज हो, बेटा हमें
बेसिकली क्या है, चार्ज को बैलेंस करना है। हमारा बेसिक दिमाग क्या चल रहा है, चार्ज को बैलेंस करना है। अगर H पॉजिटिव से बैलेंस करेंगे तो बेटा वहीं डालेंगे जहां पॉजिटिव चार्ज की कमी हो। अब पॉजिटिव चार्ज की कमी हो, हाँ बेटा मेरे को पता तेने यही बोला, मैं समझा रहा हूं, ठीक, पॉजिटिव चार्ज की कमी हो, ठीक है, वहीं डालेंगे। अब पॉजिटिव चार्ज की कमी कैसे पता चलेगी, या तो पॉजिटिव चार्ज कम हो या नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो, तो वहां H पॉजिटिव डाल देंगे। ठीक, तो ये तो था बेटा एक इक्वेशन, लेकिन मैं आपको एक इक्वेशन से थोड़ी छोड़ दूंगा, मतलब मेरे को इसमें आपको अच्छे से प्रोफिशिएंट करना है, तो ये मिटा दूं भाई। So I'm taking one more equation to make it clear. अब देखो इक्वेशन मेरे पास है CrOH का होल थ्राइस, CrOH का होल थ्राइस, ठीक है जी, और आगे दिया है आपके IO3 1 नेगेटिव, ठीक, CrOH का होल थ्राइस IO3 1 नेगेटिव, गिविंग मी I1 नेगेटिव प्लस CrO4 2 नेगेटिव plus CrO4 2 negative, and this equation is in basic medium. In basic medium, this equation is in basic medium. ठीक है जी, सी, अब सबसे पहला काम हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालना। यहां पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहां पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है जी। आयोडीन की यहां +5 है, यहां -1 है, तो हमें एक बात क्लियर हो जाती है कि हम यहां देखते हैं क्रोमियम के केस में, क्रोमियम के केस में हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज कितने से हुआ है, इंक्रीज बाय 3, मतलब ये ऑक्सीडेशन है। मेन बात है हमें यहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखनी है, मतलब ये ऑक्सीडेशन है, ठीक, क्यों जी, और यहां से यहां ये डिक्रीज हुआ है और डिक्रीज बाय 6, डिक्रीज कितने से हुआ है, 6 से, +5 से -1, डिक्रीज बाय 6, which is called as reduction,
इसको अपन रिडक्शन बोलते हैं। ठीक, तो बेटा अब वही दो इक्वेशन बनाएंगे। एक साइड लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। सर जी सर, जी बेटा। ये जो आपने CrOH का होल थ्राइस लिखा है, इसमें जो 3 पॉजिटिव है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा? नहीं बेटे, ये तो हमें निकालना होगा बच्चे। पूर्णिमा बोल रही हो बच्चे? यस सर। पूर्णिमा बेटा, मैंने इसके लिए आपको वीडियो भेजा हुआ है पुत्र। ठीक, आपको भी भेजा है, सभी को भेज रखा है मैंने ये वीडियो, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज निकालने का। ठीक, अगर आप तक नहीं पहुंचा है कोई बात नहीं, आप मेरे से मांग लीजिएगा, मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है बेटा। सो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं ये अपने पहले चैप्टर में कर रखा है। ठीक, ओके सर। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और यहां आएगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, उसकी चिंता मत करिएगा पूर्णिमा, आपको भेज देंगे अपन, वीडियो भेज देंगे, तो वो टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक, अब देखो बेटा, ऑक्सीडेशन कहां हुई? ऑक्सीडेशन हुई CrOH का होल थ्राइस is giving me CrO42 नेगेटिव। ठीक है जी, और यहां पे IO31 नेगेटिव is giving me I1 नेगेटिव। ठीक है, अब स्टेप 1 बेटा, स्टेप 1 क्या होता था? बेटा स्टेप 1 वो होता था बैलेंस द एलिमेंट विच इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन। आपको वो एलिमेंट बैलेंस करना जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही हो। यहां क्रोमियम में हो रही थी, क्रोमियम 1 क्रोमियम 1, वो तो बैलेंस्ड ही है, वो तो बैलेंस्ड ही है इस केस में। यहां पे आयोडीन 1 बैलेंस्ड ही है। ऑक्सीजन तो हमने करना भी नहीं है, ऑक्सीजन तो लास्ट में करना है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं देखना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं देखना, बाकी एलिमेंट को देखना। पर उससे भी पहले हमें यह देखना था कि जिस एलिमेंट में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुई क्या वो बैलेंस्ड है। हमने देखा यहां पे एक एक है बैलेंस्ड है, और यहां पे भी एक एक है बैलेंस्ड है, तो पहला स्टेप गायब है, इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ठीक, फर्स्ट स्टेप क्या होता था, लिख देता हूं बाकी स्टेप ना भूले हम। स्टेप 1 होता था बैलेंस द एलिमेंट undergoing oxidation and reduction। ठीक है जी, वो पहले से बैलेंस्ड है। उसके बाद बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। स्टेप 2 क्या था, बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट्स बिसाइड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के आपको कोई और एलिमेंट जो भी होंगे उनको बैलेंस करना। तो मेरे बच्चे यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही तो बचा है और कोई है ही नहीं, तो ये स्टेप भी यहां करने की जरूरत नहीं थी। स्टेप नंबर 3, ऐड इलेक्ट्रॉन्स। स्टेप नंबर 3 क्या है यहां पर, ऐड इलेक्ट्रॉन्स। अब आया मजा, अब आपको इलेक्ट्रॉन्स को करना है ऐड। तो बेटा ऑक्सीडेशन हाफ सेल में प्रोडक्ट साइड CrO3 गिविंग अस CrO42 नेगेटिव। बेटा कितने का चेंज आ रहा है, 3 से 6, तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। तो उसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। ठीक है बच्चों, यहां पर IO31 नेगेटिव प्लस, अब यहां इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड ऐड करने का ना, रिडक्शन में रिएक्टेंट साइड कितने, चेंज कितने का आ रहा है, 6 का। एलिमेंट भी एक है तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए भाई, I1 नेगेटिव।
क्लियर जी? तो अपने पास क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो गए। अब इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद अगला काम क्या किया जाता है? बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। ठीक, तो स्टेप 4, बैलेंस द चार्ज by adding. Now what you have to add now? Tell me, क्या ऐड करोगे अब बेटा? अब क्योंकि बेसिक मीडियम है तो बेसिक मीडियम में क्या ऐड होगा? OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव कहां डालोगे बेटे? बेटे OH नेगेटिव वहां डालोगे जहां नेगेटिव चार्ज की कमी हो, जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो या नेगेटिव चार्ज की कमी हो। ठीक, जैसे इधर 2 नेगेटिव और 5 नेगेटिव, पर इधर तो है ही नहीं, तो इधर हमने इधर डाला OH का होल थ्राइस प्लस 5 OH नेगेटिव गिविंग अ CrO4 2 नेगेटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। मिस्टर अनीश ध्यान से देख ले, इधर 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव कितने हो गए? 5 नेगेटिव मेरे बच्चे, समझ में आई? और इधर 5 नेगेटिव, तो बैलेंस हुआ ना दोनों साइड। क्लियर? अब वहीं पर अगर मैं इधर आता हूं, इधर मेरे पास 1 नेगेटिव 6 नेगेटिव 7 नेगेटिव, यहां पे 1 नेगेटिव, तो भैया यहां पे भी IO3 1 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस I1 नेगेटिव प्लस 6 OH नेगेटिव डालने होंगे, प्लस 6 OH नेगेटिव डालने होंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब उस वजह से आपका चार्ज यहां पे भी बैलेंस हो गया 7, यहां पे भी चार्ज बैलेंस हो गया। ठीक, यहां पे भी चार्ज बैलेंस हो गया, यहां पे भी चार्ज बैलेंस, तो चार्ज दोनों जगह बैलेंस हो गया। नौ जब चार्ज बैलेंस हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा? नेक्स्ट स्टेप होता है बैलेंसिंग ऑक्सीजन। स्टेप 5, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है वाटर को ऐड के, वाटर ऐड के ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ठीक, तो देखो बेटे, जब हमने यहां पे वाटर ऐडना है तो कैसे ऐडना है? अब इधर ऑक्सीजन कितने बेटा? 3 और 5, 8 ऑक्सीजन इधर है और इधर सिर्फ 4 ही ऑक्सीजन है यार, ये तो बहुत नाइंसाफी है भाई। तो अपने को क्या करना होगा? यहां पे ऐड करना पड़ेगा कितना वाटर? 4 वाटर। तो विल बी एडिंग 4 वाटर्स। नाउ ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड। सी, क्या हमारा हाइड्रोजन बैलेंस है कि नहीं? क्योंकि इस इक्वेशन की पहचान ये है, यहां पे 5 और 3 8 और यहां पे भी 8। मजे आ गए दोस्तों, आ गए ना मजे, क्योंकि दोनों साइड हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। ठीक, सिमिलरली अब इधर देखें, इधर हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। IO3 1 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग अस I1 नेगेटिव प्लस 6 OH 1 नेगेटिव। यहां ऑक्सीजन कितने मेरे बच्चे? यहां ऑक्सीजन 3 और यहां 6। ये बहुत गलत बात है यार। तो अपने को क्या करना होगा? 3 वाटर यहां ऐड कर देने होंगे। उससे क्या होगा? 3 ये 6 ऑक्सीजन, उधर भी 6 ऑक्सीजन, मजे आ गए। अब ऑक्सीजन सेम है, हाइड्रोजन देखो बैलेंस हुआ कि नहीं? 3 into 2 6 and here is 6, तो हाइड्रोजन इज आल्सो बैलेंस्ड। बल्ले बल्ले, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, सारा कुछ बैलेंस हो गया। अब जब सब कुछ बैलेंस हो गया, अब हमने इन दो इक्वेशन का एक बनाना है। तो हम क्या करेंगे? बैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां 6 है, यहां 3 है,
तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से कर देता हूं मल्टीप्लाई। अनीश, इस पूरी इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से, ताकि हमारे पास यहां पे कितने आ जाए? 6 इलेक्ट्रॉन आ जाए भाई। क्लियर? तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने 2 से बैलेंस मल्टीप्लाई किया तो आया 2CrOH का होल थ्राइस प्लस 10 OH1 negative plus giving us 2CrO4 2 negative plus 6 electrons plus 8 water। 2 से मल्टीप्लाई हो गई सारी इक्वेशन, और ये एज इट इज आ गई O31 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3 वाटर गिविंग मी I1 नेगेटिव प्लस 6 OH1 नेगेटिव। अब हम दोनों को क्या करेंगे? ऐड। अब जब हम इन दो को ऐडेंगे तो क्या होगा हमारे पास? देखो जी, होगा ऐसा, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। वाटर 3 है, 5 में से 8 में से 3 कट गए, बचे 5 वाटर। 6 OH में से 10 में से 6 कट गए, बचे 4। तो कहानी क्या बनी कि 2CrOH का होल थ्राइस प्लस IO31 नेगेटिव प्लस 4OH नेगेटिव giving us 2CrO4 2 negative plus I1 negative plus 5 water। So this is the equation I have। अब हमें पता कैसे चला कि बैलेंस्ड है कि नहीं है? देखो जी, बहुत सिंपल बात थी। यहां टोटल चार्ज कितना था? 1 नेगेटिव और 4 नेगेटिव, कितना? 5 नेगेटिव -5, और यहां 4 इन 2 इंटू 2 -4 और 1, यहां पे -5। चार्ज बैलेंस्ड, इक्वेशन बैलेंस्ड। बोलो माय डियर बच्चों, बहुत अच्छे से बात समझ में आई कि नहीं आई, कि पिछली भी चले गई? ओके, तो ऐसे करके हमने इक्वेशन की कर दी बेटा बैलेंसिंग बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक, क्लियर? अब एक इक्वेशन डिस्प्रपोर्शनेशन की करवा देता हूं, ताकि वो भी आ जाए हमारे को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से डिस्प्रपोर्शनेशन की। मैं फिर उसके बाद अगला जो काम है, चैप्टर तो फिनिश हो जाएगा इससे, बट थोड़ा बहुत तुम्हें मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। ठीक, रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत क्लियर करूंगा आपको। ठीक, हालांकि ये सारा चैप्टर अब +2 में है। इसके बाद +1 में सिर्फ ये बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट्स को निकालना और बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, यही है। ठीक, बाकी +2 में है। चलिए मिटा दो बच्चों। किसी को कुछ पूछना है, कोई कुछ लिख रहा था, तो बेटा माइक ऑन करके पूछ लो प्लीज।
तो अगला काम हमारे पास एक डिस्प्रोपोर्शनेशन की इक्वेशन, जैसे कि हमने पिछली बार ली थी वैसे ही डिस्प्रोपोर्शनेशन की इक्वेशन इसके साथ भी लेनी हमारे को बहुत जरूरी है बेटा, ठीक, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन की इक्वेशन का ना फैशन है आजकल बेटा, ठीक। तो क्या है, मान लो इक्वेशन ऐसे दे दी P4 प्लस NaOH, ठीक, प्लस वाटर giving us NaH2PO2 प्लस PH3। इस इक्वेशन को बैलेंस करना है बेटे। NaOH लिखा है तो यहीं से समझ में आ जाना चाहिए कि NaOH जो होता है वो कौन सा मीडियम बताता है हमारे को, बेसिक मीडियम। आई थिंक सो कई बच्चों को दिख नहीं रही होगी इक्वेशन, सो आई विल राइट इट अगेन। गलत पेन यूज कर लिया गया। इक्वेशन थी P4 प्लस NaOH, ठीक, प्लस वाटर गिविंग अस NaH2PO2 plus PH3. So this was the equation we were having. अब यहां फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट थी 0 यानी 0, ठीक, और जब हम यहां निकालते हैं फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट वो +1 आ जाती है, यहां वो -3 आ जाती है। अब मजे की बात क्या है यहां पर कि यहां हमारे पास इंक्रीज बाय 1 पर फास्फोरस, और यहीं पर डिक्रीज बाय 3 पर फास्फोरस है। दोनों साइड ही फास्फोरस का एक ही चीज हो रहा है बेटा, ऑक्सीडाइज भी रिड्यूस भी, ठीक। यानी हमारे पास इंक्रीज होना मतलब ऑक्सीडेशन भी होना इसी की है, ठीक। इंक्रीज क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज क्या होता है, रिडक्शन। तो भाई डिक्रीज भी फास्फोरस में हुआ, इंक्रीज भी फास्फोरस में हुआ, इसीलिए तो इसको क्या बोला, डिस्प्रोपोर्शनेशन। क्या बोला, डिस्प्रोपोर्शनेशन। सी, अगर हम इसको डिस्कस करते हैं, इस साइड लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और इस साइड लिखेंगे बेटा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में P4 प्लस P4 हमें क्या दे रहा है बेटा, NaH2PO2, इसी में ऑक्सीडेशन हो गई, और रिडक्शन में हमें दे रहा है P4, ठीक, यही चेंज हो रहा है किसमें, PH3 में, ठीक। अब एक बात समझ लो भी, सोडियम यहां तो है, यहां नहीं है, तो NaOH यही होता होगा। हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते थे, P4 प्लस NaOH गिविंग मी NaH2PO2, ठीक। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, नहीं भी लिखोगे बाद में लिख दोगे चलेगा, पर ये तो ऑब्वियस है ना, यहां पे सोडियम है तो यहां पे भी सोडियम होना जरूरी है, ठीक।
नाउ सी व्हाट इज गोइंग ऑन फर्दर, कि अब हमारे को करना क्या है। देखो फास्फोरस सबसे पहले हमें वो एलिमेंट बैलेंस करना है विच इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बाकी बाद में। तो बैलेंस द एलिमेंट undergoing oxidation and reduction. So you have to balance the equation. You have to balance the element undergoing oxidation reduction, which is phosphorus. यहां 4 है तो यहां 4 होने चाहिए, तो हमने लिखा P4 प्लस NaOH NaH2 PO2, इधर हमने लिख दिया आगे 4, तो मेरे को 4 फास्फोरस चाहिए भाई। सिमिलरली यहां पर P4 है, गिविंग अस 4 PH3 चाहिए जी। अब अगला स्टेप होता है बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। भैया हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ दो, बाकी सब चीजों को बैलेंस करके देख लो। तो हमारे पास P4 प्लस NaOH गिविंग अस 4 NaH2 PO2, तो यहां पे 4 लिख दो भाई, Na बराबर करने ना, H और ऑक्सीजन को तो कोई पूछता नहीं, Na अपन ने बराबर कर दिए, और यहां पे वैसे ही और कोई एलिमेंट था नहीं। अब होता है ऐड इलेक्ट्रॉन्स। क्या करना है? ऐड इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन में, प्रोडक्ट साइड, रिडक्शन में, रिएक्टेंट साइड। कितने बेटा? ऑक्सीडेशन एक फास्फोरस एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था, यहां टोटल कितने फास्फोरस हैं? 4, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐडेंगे? हम यहां पे ऐडेंगे 4। क्यों भाई? अरे यार, एक फास्फोरस एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था, चेंज एक का हुआ था ना, तो एक फास्फोरस एक का दे रहा था, यहां 4 फास्फोरस थे तो इंटू 4 हो गया। और यहां पर एक फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन जो था ले रहा था, फास्फोरस थे 4, तो 4 इंटू 3 कितने हो गए? 12। तो P और मेरे बच्चों चार्ज को कैसे बैलेंस करते हो यार? टेल मी। बेसिक मीडियम है, ठीक, बेसिक मीडियम है, तो चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे भाई? इन बेसिक मीडियम चार्ज इज बैलेंस्ड बाय OH नेगेटिव, तो P4 प्लस 4 NaOH गिविंग अस 4 NaH2PO2 प्लस 4 नेगेटिव यहां था, इस साइड नेगेटिव था नहीं, तो 4 OH नेगेटिव मैं यहां डाल दूंगा, यहां पे भी नेगेटिव, यहां पे भी नेगेटिव, मजे आ गए, बैलेंस हो गया। ठीक है जी, जहां नेगेटिव चार्ज की कमी वहीं डालूंगा ना। अब यहां 12 है, यहां नहीं है, तो इधर प्रोडक्ट साइड डाल दूंगा भाई, चार्ज ही तो बैलेंस करना है ना। यहाँ पे 12 OH नेगेटिव, अब देखो यहाँ पे भी 12 नेगेटिव, यहाँ पे 12 नेगेटिव, मजे आगे, बैलेंस चार्ज। सो यू हैव टू बैलेंस चार्ज, उसको आपको ध्यान से देखना कैसे चार्ज को बैलेंस करना। और लड्डू अनीश, NaOH क्या होता है?
एसिड होता है क्या? तो बेसिक ही हुआ फिर। ठीक, अब देखो आगे। अब अगली बात, हमारे पास यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन है या 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे को इसको 12 बनाना है। तो 12 बनाने के लिए आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 3 से करूंगा मल्टीप्लाई। 3p4 12 NaOH plus 12 OH negative 12 NaH2PO2 plus 12 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। और यहां दूसरी इक्वेशन थी P4 plus 12 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग अस, ओ यार एक स्टेप ही खा गए अपन तो, इसको बैलेंस करने से पहले चार्ज को ऑक्सीजन तो बैलेंस किया ही नहीं था, चार्ज को बैलेंस करने लगे अपन। ठीक, P4 plus 4 NaOH plus 4 OH negative 4 NaH2PO2 plus 4 electrons। now अगला स्टेप क्या होता है बेटा? बैलेंस ऑक्सीजन। बैलेंस ऑक्सीजन by adding water। अब यहां ऑक्सीजन कितना भाई? P4 4 NaOH plus 4 OH negative, ठीक है जी, गिविंग मी giving me 4 NaH2PO2 plus 4 electrons. Here oxygen are 4 and 4 8, and here oxygen are 4 and 2 4 into 2 8। अरे मजे आ गए, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। हाइड्रोजन देखो बैलेंस है कि नहीं? 4 और 4 ये बैलेंस है भाई। इधर आ जाओ, इधर थोड़ा ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। इस साइड ऑक्सीजन कितने हमारे पास? 12। इस साइड है नहीं, तो हमने 4 यहां पे 12 वाटर ऐड किए ताकि हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। ठीक है जी। अब देखिए क्या ऑक्सीजन बैलेंस हुए? 12 ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। और क्या हाइड्रोजन भी बैलेंस हुए? 12 टू जार 24, यहां पे 4 थी 12 और यहां 12 24 बैलेंस। अब आपने एक इक्वेशन बनानी है, तो ऑब्वियसली इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे? कितने से करेंगे बेटा? 3 से, ताकि 3 into 4 12 हो जाए। इस इक्वेशन को एज इट इज ऐड कर देंगे और हमारी इक्वेशन बन जाएगी। बोलो बेटा, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन समझ में आता है कि पिछला भी चला जाता है? जल्दी क्विकली यस और नो लिख दो। अगर नहीं आया तो बड़ा बड़ा नो लिखना, और अगर आ गया तो उससे बड़ा यस लिखना। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। गुड बेटा। तो चलिए, अब आपको मैंने बैलेंसिंग के दोनों मेथड्स करवा दिए बेटा। हाफ इक्वेशन मेथड बोल लो, चाहे आप ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड बोल लो। ठीक है जी। अब हम चलते हैं, देखो काम यहां पे खत्म है वैसे, ठीक, बट अभी टाइम भी बचा है। और दूसरा, हम थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसमें लेके चलते हैं, क्योंकि पेपर में लोग डाल देते हैं क्वेश्चन, ठीक, +1 के पेपर में। हालांकि अब जो आगे करा रहा हूं उसके ऊपर बहुत ज्यादा दम वाली बात नहीं है, ठीक, बहुत दम वाली बात जो होगी वो अपन करवाएंगे बेटा। जैसे टाइट्रेशन जो होती है वो खत्म कर दी है, रिडॉक्स टाइट्रेशन जो है वो खत्म कर दी है सिलेबस से मुझे, ठीक। तो व्हेन आई विल बी कमिंग टू द डिवीजन सर्कल ऑफ +2, तो मैं तुम्हें रिडॉक्स टाइट्रेशंस के बारे में बताऊंगा, ठीक। क्योंकि बेटा उसमें क्या है कि आजकल आती तो है नहीं है, सिलेबस में है नहीं है, येट अपनी आत्मा को शांत करने के लिए जरूर पढ़ लेंगे।
अब यहां ना तुम्हें एक प्रॉब्लम भी आएगी, एनसीईआरटी को जब सॉल्व करेंगे ना बेटा, तो एक प्रॉब्लम भी आएगी। वो मैं प्रॉब्लम अभी समझा देता हूं बेटे। तुम्हें ना वहां पे इक्वेशन लिख के नहीं आती ना, वहां पे ऐसे करके वर्ड्स में लिखा होता है, ब्रोमेट एटसेट्रा ऐसे करके कुछ लिखा होता है। ठीक बोला, पोटाशियम पर मैंगनेट इज रिएक्टेड विद ब्रोमेट आयन इन एसिडिक मीडियम टू गिव अस दिस एंड दिस, वो सारा ऐसे लिखा हुआ होता है। तो बेटा उसमें राइट नाउ कोई खास हेल्प नहीं कर पाऊंगा कि आपको कैसे पता चले ये ब्रोमेट है, कैसे पता चले ये हमारे पास कैसे लिखना है। तो फिलहाल के लिए तो आप उस इक्वेशंस के अंग्रेजी वर्जन को खुद समझ लीजिएगा, मतलब आप उस इक्वेशन को एक बार देख लीजिएगा, समझ रहे हैं मेरी बात। और जो नहीं आए वो मेरे को बता दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये 8 कहाँ लगता है, 8 कहाँ लगता है, किसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक। अभी तो मैं समझा दूंगा, कोई ऐसी बड़ी वाली इश्यू नहीं है, लेकिन वो बहुत सारे होने से आप थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे, ठीक। और यहाँ मैं एक काम करूंगा, मैं खुद ही तुम्हें एनसीईआरटी की जितनी इक्वेशंस हैं उसके जो जो रिएक्टेंट्स हैं वो मैं खुद ही बता दूंगा, पर पहले तुम कोशिश कर लेना, ठीक। पहले तुम कोशिश कर लेना कि वो जो इक्वेशन में दिए हैं वो क्या क्या है, बैलेंस अपने आप करना, सिर्फ जो इक्वेशन में दिए हैं वो क्या क्या है वो देख लेना, ठीक। एनी हाउ, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बेटा अनिकेत आपने तो भेज दिया मेरे को, यस। अब चलते भाई आगे। अब हम लोग थोड़ा रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। रिडॉक्स रिएक्शन, देखो बेटा रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, जहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही हो। जैसे कंपटीशन में पहले ही क्वेश्चन ही आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक। हमें कैसे पता चलेगा, जैसे अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग is a redox reaction, क्वेश्चन आपको दे दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है जी। और ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन ए AgCl प्लस NaNO3 या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, पहला दे दिया AgNO3 plus HCl giving us this plus HNO3, B दे दिया BaCl2 plus H2SO4 giving us BaSO4 plus 2HCl, ठीक है जी। C दे दिया बेटे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिविंग अस 2HCl, और D बोला ऑल। अब तुम कैसे बताओगे गिवन रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, गिवन रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन कैसे बताओगे? दिव्यांश गलत है बेटा ये आंसर ही। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन both is taking place, both takes place simultaneously, जहां पे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक। रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, दोनों साइमल्टेनियसली हो रही है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोल दिया करते हैं बेटा। गॉट इट और नॉट? अब इसमें कौन सा हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन होगा, कैसे पता चलेगा? ये सनिकेत, इट इज वेरी राइट टू सी। देखो बेटा हम क्या करेंगे, यहां पे ना ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल लेंगे, सिर्फ मेटल मेटल की निकाल लो। यहां +1 है, यहां +1 है,
तो क्या सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई? नहीं हुई। ठीक, नाइट्रोजन की यहां +5 है, यहां पे भी प्लस NO, सिंपल बात है, NO3 का NO3 रहा, चेंज तो हुआ ही नहीं। Cl यहां 1 नेगेटिव है, यहां 1 नेगेटिव है, so there is no change in oxidation. If there is no change in oxidation state, no reduction in oxidation is there, so this is not a redox reaction. Similarly, यहां बेरियम 2 पॉजिटिव है, यहां पे बेरियम 2 पॉजिटिव है, भैया सल्फेट का सल्फेट रह गया यार, यहां क्लोरीन 1 नेगेटिव है, यहां पे भी क्लोरीन 1 नेगेटिव है, so again there is no change, so it is also not a redox reaction. But when we see here, hydrogen oxidation state is 0 and here it is +1, oxygen ka 0, here it is -1, so here what is going on? ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, दोनों 0 0 है भाई, और 0 से +1 और -1, so this ought to be is an redox reaction. तो ये redox reaction हमारे पास हुआ करता है। तो ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए तो आप देखिएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर चेंज हो रहा है, ठीक, बढ़ भी रही है, कम भी हो रही है, दोनों चीजें हो रही है, ठीक, तो वो रिडॉक्स रिएक्शन है, अदरवाइज रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता। तो ऐसे हम रिडॉक्स रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक, अब रिडॉक्स रिएक्शन जो है ये 2 तरह का होता है बेटे। ठीक, एक जिसको हम बोल देते हैं डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक, और एक जिसको हम इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। पहले डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, बेटा डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place in same vessel, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो होगा वो सेम वेसल में होगा बेटे, उसको अपन डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस इन द सेम वेसल। जैसे बच्चों मैंने यहां पर एक ऐसे करके वेसल ले लिया, इस वेसल के अंदर मैंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाली। बेटा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर की होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस। ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। तो हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में एक जिंक की रॉड ऐड कर दी। जिंक की रॉड ऐड कर दी। अब हम क्या देखेंगे जब इसमें जिंक की रॉड ऐड करेंगे कि धीरे धीरे ये रॉड जो है वो गलनी शुरू हो जाएगी एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स अवे। ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स अवे। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर है वो फेड हो जाएगा और ये जो आपकी रॉड है ये गलनी शुरू हो जाएगी। ठीक, अब ऐसा क्यों होता है बेटे? हमने ये जिंक की रॉड डाली थी। ऐसा इसलिए होता है कि जिंक को जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो जिंक गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, जिंक में ऑक्सीडेशन हो जाती है। ऑक्सीडेशन होकर के जिंक वेसल में सॉल्यूशन में आना शुरू हो जाता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन यानी इसकी क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक, और ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव, देखो बेटा सॉल्यूशन में हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव थे और ब्लू कलर वाज एक्चुअली टू कॉपर 2 पॉजिटिव। ये कॉपर 2 पॉजिटिव इन 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और कॉपर सॉलिड बना देगा, यानी रिडक्शन हो जाएगी। तो यहां पे कॉपर बनना शुरू हो जाएगा, यहां पे कॉपर अपना बन रहा होगा।
ये देखो यहाँ कॉपर बनना शुरू हो गया, ठीक है जी। तो ऐसे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन द सेम वेसल। अब इसमें क्वेश्चन तुम्हें आएगा बेटा कि व्हाई ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स अवे व्हेन जिंक रॉड इज एडेड टू इट, या आयरन रॉड इज एडेड टू इट, या ऐसी कोई रॉड इज एडेड टू इट, व्हाई इट्स कलर फेड्स अवे। तो एक सिंपल रीजन दे देना, कहना ब्लू कलर इज ड्यू टू कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस, blue color is due to copper 2 positive ions, and whenever zinc rod is added तो zinc is oxidized, ये इक्वेशन लिखे। copper is reduced तो copper 2 positive takes 2 electron, changes into copper, and because of this reduction copper 2 positive ions become lesser, and when copper 2 positive ions become less blue color fades away। बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया भाई? क्विकली बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? दिया बेटे, मैंने कहा कि इसमें हमने ये बताना है कि जब हमने कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है, कहना ब्लू कलर इज ड्यू टू कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस, ठीक, ब्लू कलर इज ड्यू टू कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस। व्हेन जिंक रॉड इज एडेड जिंक गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, ऐसे करके ऑक्सीडाइज करके दिखा देना, कहना जिंक गेट्स ऑक्सीडाइज्ड and that electrons are taken by copper 2 positive, and copper 2 positive becomes reduced and changed into metallic copper. As copper 2 positive is responsible for color and copper 2 positive will be decreasing over here, so color will also fades away। बात समझ में आ गई? दोबारा बता देता हूं कि हमारे पास यहाँ ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस की वजह से, जब जिंक रॉड ऐड करते हो तो जिंक ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन कॉपर 2 पॉजिटिव लेकर के क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो कॉपर 2 पॉजिटिव रिड्यूस होने से कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, और कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम होने से ब्लू कलर कम हो जाता है। ये डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन था, लेकिन डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का बेटे हमें कोई खास फायदा नहीं है यार। हम तो सिर्फ इसको देख के ताड़ियां बजाते हैं, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, मजा आ गया बस, है ना, कोई खास फायदा नहीं उठा सकते। अब एक आता है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, वैसे तो +2 में है बट येट इनडायरेक्ट redox reaction। See, when you talk about indirect redox reaction, इसका मतलब है when oxidation reduction taking place in different vessels, when oxidation and reduction takes place in different vessels, when oxidation reduction takes place in different vessels, so that is called as indirect redox reaction। So indirect redox reaction hota hai when oxidation reduction takes place in different vessels। बेटा इसका एग्जांपल हम लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है, इट इज अ डिवाइस which converts chemical energy into electrical energy। It is a device which converts chemical energy to electrical energy। It is a device which converts chemical energy into electrical energy। बेटा उसको हम लोग कह देते हैं electrochemical cell। It was designed by a scientist called as Alexandro Volta। ठीक,
इसलिए समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज वोल्टिक सेल. वोल्टिक सेल, ठीक. वोल्टिक सेल बिकॉज इट वाज डिजाइन्ड बाय ये वोल्टा वाज द साइंटिस्ट जिसने इसको पहली बार डिजाइन किया था. लेकिन इसकी हिस्ट्री बड़ी मजेदार है बेटा, ठीक. इट वाज बेस्ड ऑन फर्स्ट गैल्वेनिक सेल, ठीक. सबसे पहले गैल्वेनिक सेल बना था हमारे पास. अब जो गैल्वेनिक सेल था, ठीक, उसके पीछे एक साइंटिस्ट हुआ करता था गैल्वेनी. सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, गैल्वेनी वाज नॉट अ केमिस्ट, ही वाज अ जूलॉजिस्ट. ठीक है जी, जूलॉजिस्ट था. तो वो एक मसल फाइबर्स को स्टडी कर रहा था जिसको बोलते हैं स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स. स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स को स्टडी कर रहा था. बच्चे, जो स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स होते हैं ये फ्रॉग के थाई मसल्स में पाए जाते हैं, हमारे भी पाए जाते हैं ना बेटा. बट फ्रॉग के थाई मसल से सबसे अच्छी स्लाइड बनती है. तो ही वाज स्टडीइंग स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स. उसने एक फ्रॉग लिया, फ्रॉग की मुंडी काट दी. ध्यान से समझना, फ्रॉग लिया, उसकी मुंडी काट दी और डिसेक्शन ट्रे में उसको लगा दिया भाई, ठीक. अब पुराने जमाने में क्या होता था कि जो नीडल्स होती थी ना, कॉपर की बनी होती थी. स्टील तो होता नहीं था उस समय, तो कॉपर की नीडल्स बनी होती थी. जहां हम डिसेक्शन करते हैं ना, मतलब काटते हैं किसी चीज को, एक यू कैन से चूहे हुए जो भी काटना होता है, ठीक. जो डिसेक्शन ट्रे में थोड़ा सा पानी रखा जाता है ताकि वो थोड़ा ब्लड ब्लड निकले तो वो गंदा ना हो स्पेसिमेन. तो उसने क्या किया कि कटे हुए मुंडी कटा फ्रॉग लिया, उसकी मुंडी काट दी और उसको आयरन नेल्स के साथ डिसेक्शन ट्रे में जोड़ दिया. आयरन नेल्स के साथ डिसेक्शन ट्रे में जोड़ दिया और थोड़ा थोड़ा पानी था उसमें. अब उसने क्या किया, जैसे उसका थाई काटी होगी, थाई काटते जैसे उसने अपनी नीडल उसको छुआई, कॉपर की नीडल थी, उस फ्रॉग ने लात मार दी. इंटरेस्टिंग बात है, मरा हुआ फ्रॉग है भाई. तो गैल्वेनी डर गया होगा, भाई भूत आ गया. उसने फटाफट से आयरन निब से उसको बाहर निकाला और फिर टच किया, कुछ नहीं हुआ, फ्रॉग मरा पड़ा हुआ. उसने बोला चला गया होगा यार, छोड़ो परे, भूत आया होगा, चला गया होगा. उसने दोबारा से उसको निब किया आयरन नेल्स पे, फिर दोबारा से जैसे उसने कॉपर नीडल को टच किया, उसने फिर लात मार दी. तो जितनी बार वो क्या करता, कॉपर नीडल से टच करता, जब वो आयरन नेल्स पे होता तो वो लात मारता, और जब उसको आयरन नेल से उतार देता और फिर टच करता, कुछ भी नहीं करता. तो ये ड्रामा काफी देर तक चलता रहा होगा. तो गैल्वेनी ने सोचा, यार जब मैं आयरन नेल्स पे लगाता हूं तभी ये लात मारता है, नहीं तो लात मारता नहीं, और ये फ्रॉग तो मरा हुआ है. लात मारना तो रिफ्लेक्स एक्शन हुआ. जैसे किसी को चूंटी काटो तो सबसे पहला रिफ्लेक्शन हुई होता है ना भाई, रिफ्लेक्स एक्शन है ना. किसी को यूं करो तो आंखें यूं झपकती है, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक. तो ऑब्वियसली, हाँ सर लगता ऑल इज वेल, बिल्कुल सही बात है. तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा तभी हो सकता था अगर फ्रॉग का दिमाग चल रहा हो, उसमें रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा हो, उसकी नर्व इंपल्स जनरेट हो रही हो. तो वहां गैल्वेनी ने समझ लिया कि जब मैं आयरन और कॉपर को पास लाता हूं किसी पानी वानी में, किसी सॉल्यूशन में, तो नर्व इंपल्स जनरेट हो जाती है इसमें फ्रॉग में. एंड जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स इज एन इलेक्ट्रॉनिक इवेंट, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं. तो यहां से उसने सोचा क्यों ना मैं दो मेटल्स को पास लाऊं इन अ सॉल्यूशन, तो हो सकता है कि उसमें से क्या हो, करंट बनना शुरू हो जाए. हो सकता है उससे करंट बनना शुरू हो जाए. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी, ठीक. तो गैल्वेनी ने क्या किया, आयरन की प्लेट्स ली बेटा. क्या ली, आयरन की प्लेट्स ली, और उसके बीच में आयरन की प्लेट्स में
उसने मॉइस्ट पेपर रख दिया, आयरन की प्लेट्स में उसने मॉइस्ट पेपर रख दिया और आयरन की प्लेट्स को जोड़ दिया। और उस समय का राजा था वहां का नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन के हाथ में वो पकड़ा दिया। जैसे उसने दो तारों को जोड़ा, नेपोलियन को हल्का सा शॉक लगा। दैट इज वेरी फेमस थिंग कॉल्ड एज नेपोलियन शॉक। ठीक, तो वहां से करंट जनरेट हुआ। सो दिस वाज द फर्स्ट गैल्वेनिक सेल जनरेटेड, बट द करंट वाज वेरी वेरी स्मॉल। बहुत ज्यादा होता तो नेपोलियन ने मुंडी काट दी होनी थी ना भाई पर ऐसा हुआ नहीं, बहुत ही थोड़ा सा करंट फ्लो हुआ भाई। ठीक, पर इससे पहली बार का गैल्वेनी सेल बना। ठीक है जी। अब इस गैल्वेनी सेल को काफी समय तक यूज करते रहे। ठीक, अल्टीमेटली एक अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने इसको अच्छे से डिजाइन किया। गैल्वेनी सेल में करंट फ्लो बहुत कम होता था, उसका एक रीजन होता था जो तुम +2 में समझ पाओगे। ठीक, अभी समझाने की कोशिश भी करूंगा तो भी समझ नहीं आएगा। ठीक, तो एक्चुअली वो कोई रीजन होता था कि उसमें करंट कम फ्लो होता था। उसको अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने दो अलग अलग सेल बना करके, दो अलग अलग पार्ट बना के सेल के दूर कर दिया। तो हमने वोल्टिक सेल, यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ना है। गैल्वेनी एक्सपेरिमेंट ऐसे मजे मजे में करवाया था मैंने। ठीक, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या वोल्टिक सेल में हमारे पास एक वेसल हुआ करता है। ठीक, बेटा एबीसी तो सभी को आती होगी ना, तो यहां पे ए, फिर बी, फिर सी। ठीक है, देखो बचपन में छोटी अंग्रेजी, मतलब अंग्रेजी वाली एबीसी पढ़ी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, है ना। अभी केमिस्ट्री वाली अंग्रेजी पढ़ते हैं, बोलेंगे ए फॉर एनोड। क्या बोलेंगे? ए फॉर एनोड। ठीक, बी फॉर ब्रिज एंड सी फॉर कैथोड। सी फॉर कैथोड। एबीसी तो आती होगी, बट अब अश्विनी इधर की एबीसी पढ़े कि ए फॉर एनोड, बी फॉर ब्रिज एंड सी फॉर कैथोड। तो सबसे पहली बात, एनोड, एनोड में हमने एक वेसल ले लिया और उसमें मान लो मैं एक डैनियल सेल का एग्जांपल ले रहा हूं। किसका? डैनियल सेल। बेटा डैनियल सेल इज वोल्टिक सेल हैविंग जिंक कॉपर कपल, जिसमें जिंक और कॉपर का यूज होता है, वो डैनियल सेल होता है। अब इसमें मैंने क्या किया, यहां पे बेटे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, और उसमें ऐडा जिंक की रॉड को। जिंक की रॉड तार से जोड़ दिया। ठीक है जी। ऑन द अदर हैंड कैथोड पे हमने ले लिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यहां हमने ले लिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4, और इसमें ऐडा कॉपर की रॉड को। ठीक है जी, इनको तार से जोड़ दिया। ठीक है बेटे, अगर आपको करंट मेजर करना हो तो यहां हम यूज करते एमीटर। करंट मेजर करना हो एमीटर, अगर पोटेंशियल देखना हो तो वोल्ट मीटर, और अगर सिर्फ ये देखना करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं, गैल्वेनोमीटर। तो करंट मेजर करना है तो एमीटर डाल दो, पोटेंशियल मेजर करना है वोल्ट मीटर डाल दो, अगर सिर्फ देखना करंट फ्लो कर रहा है गैल्वेनोमीटर डाल दो। यार मैं गरीब आदमी, मेरे पास ना गैल्वेनोमीटर, ना वोल्ट मीटर, ना एमीटर, तो मैंने लगा दिया लट्टू। लट्टू समझते? लट्टू, लड्डू नहीं लट्टू, बल्ब, है ना भाई। ये तो होगा मेरे घर पे। ठीक, अगर करंट फ्लो होगा तो ये लट्टू चमकेगा, मेरे को समझ में आ जाएगा। ठीक है जी।
तो ये इसकी यहां एनोड फिर कैथोड, एनोड पे लिया जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक रॉड ऐड की, कैथोड पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और कॉपर रॉड ऐड किया, दोनों को जोड़ दिया विद अ वायर। अब एक ब्रिज लिखा है, तो इनके बीच में हमने ऐसे एक यू शेप ट्यूब डाल देनी। अब मेरा यू थोड़ा चौड़ा ही हो गया है, चलो चला लेना, ठीक है। एक यू शेप ट्यूब डाल देनी है। इस यू शेप ट्यूब को बेटे अपन बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही है, इस सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही ये है, सॉल्ट ब्रिज। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गई, ठीक। ए फॉर एनोड, सी फॉर कैथोड एंड बी फॉर ब्रिज, ठीक है जी। तो अब एनोड पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। एट एनोड, एट एनोड, देखो बेटा, अगर मेरा नाम याद रखोगे ना तो जिंदगी भर कभी नहीं भूल सकते हो कि एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा। बेटा मेरा नाम जानते हो, है भाई, अश्विनी ओहरी, है ना भाई। उसका शॉर्टकट क्या लिखोगे तुम? शॉर्टकट लिखोगे एओ। तो मतलब ऑक्सीडेशन occurs at एनोड irrespective to सेल। सेल जो मर्जी हो, मेरा नाम थोड़ी चेंज हो जाएगा यार। सेल चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, ड्राई सेल हो, हराई सेल, फ्राई सेल, अरे जैसा मर्जी सेल, टॉर्च वाला, ऐसे वाला सेल, वैसे वाला सेल, मेरा नाम चेंज हो गया? नहीं होगा ना। तो ऑब्वियसली शॉर्टकट रहा एओ, यानी ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर्स एट एनोड। जिस मर्जी तरह का रिएक्शन हो, ऑक्सीडेशन सिर्फ एनोड, सर का नाम चेंज नहीं होगा। तो अगर सर का नाम याद रखोगे, हमेशा ध्यान में रहेगा कि ऑक्सीडेशन कहां होनी है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिंक ने यहां इलेक्ट्रॉन दिए और क्या बनाया, Zn2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन तार से भागे भागे इधर को चलने लगे और एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड में ये सॉल्यूशन में कॉपर 2 पॉजिटिव है, क्योंकि अगर बेटे एनोड पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, तो कैथोड पे क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली रिडक्शन। तो भैया कॉपर 2 पॉजिटिव जो सॉल्यूशन के अंदर थे, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन पकड़े जो कहां से आए, जिंक वाली साइड से आए थे, ठीक है जी। वो पकड़े और किस में चेंज हो गया, कॉपर में। तो ये कॉपर में चेंज होता चला गया। तो ये रॉड जो है, ये जिंक की रॉड ऑक्सीडाइज होती चली गई और ये घुलती 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 चली गई, मेरी तरह तुम्हारी चिंता में घुलती 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 चली गई, ठीक, पतली 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 होती चली गई। और यहां कॉपर ऐड होता रहा तो ये तुम्हारी तरह मोटी 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 होती चली गई, ठीक। यहां ये कॉपर चढ़ता गया, ये मोटी होती गई और ये मेरी तरह बेचारी पतली होती चली गई तुम्हारी याद में, है ना, तुम्हारी चिंता में। क्लियर हो गया? तो अभी क्या हुआ, एनोड पे ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे करके ये रिएक्शन हो गया बेटा जी, और इससे करंट फ्लो होने लगा, लट्टू चमकने लगा, हमें समझ में आ गया करंट इज फ्लोइंग, मजा आ गया भाई। तो ऐसे करके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना है, ऐसे करके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना है बेटा। जो आज तुम टॉर्च वॉर्च में डालते हो ना, ये अभी तो खैर उसका मॉडिफाइड वर्जन है, लेक्लांची सेल बनता है जो यूज होता है, बट ये वोल्टेक सेल था। तो फटाफट से बोलो वोल्टेक सेल समझ में आया कि नहीं, यस और नो? कुछ पूछना चाहे हो तो बेटे लिखे में मुंह से पूछ ले प्लीज। सर सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है? अभी बता रहा हूं बेटा। देखो बेटा, बेसिकली ये तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया, उसका रिएक्शन हो गए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बेटा इस बार
जिसकी वजह से मेरे को ये करवाना पड़ा तुम्हारे को, अदरवाइज तो इस सिलेबस से काट दिया है इस साल, ठीक, क्योंकि अगले साल है ही, तो इस सिलेबस से काट दिया गया, लेकिन मुझे इसीलिए करवाना पड़ा क्योंकि स्कूल में पेपर में ये क्वेश्चन लोग डाल देते हैं, व्हाट इज फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, व्हाट इज सर एक चीज पूछनी थी। फंक्शन salt bridge and its functions, very important. देखो बेटा, salt bridge क्या होता है पहले ये समझो बेटा। salt bridge is a U-shaped tube. एक U-shaped tube होती है filled with inert electrolyte, filled with inert electrolyte like KCl, KNO3, जो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करता हो, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे कि सॉल्ट ब्रिज इज यू शेप्ड ट्यूब containing inert electrolyte like KCl, KNO3 gelled inside agar agar medium, एक मीडियम होता है बेटा agar agar, jelly like agar agar medium and fitted with porous plugs, like glass wool or cotton. सबसे पहली बात ये है, ये यू शेप ट्यूब है, थोड़ा यू मेरा चौड़ा हो गया, कोई बात नहीं, चला लेना यार। यू शेप ट्यूब, इसके अंदर हमारे पास KCl, KNO3 ऐसे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ऐसे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हम लेते हैं इसके अंदर, जिसको हम अगार अगार मीडियम में जेल करते हैं। नो, अगार अगार मीडियम क्या, जेली लाइक सब्सटेंस होता है बेटा अगार अगार। कभी वो खाई होगी आपने फलूदा कुल्फी, उसके अंदर वो जेली लाइक सब्सटेंस डलता है जिसको गोंद कतीरा बोलते हैं बेटा, ठीक। कभी पेट खराब हो ना तो मम्मी पापा ला के देते हैं गोंद कतीरा, ठीक, तो वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है। अच्छा, वैसे आजकल तो मॉडर्न बच्चे हैं, जेली तो खाई होगी ना भाई, है ना, तो वैसा जेली वाला सब्सटेंस होता है अगार अगार। तो अगार अगार क्या है बेटे, मैंने कहा अगार अगार जो होता है इट इज जेल लाइक सब्सटेंस, उसके अंदर इसको जेल कर दिया जाता है ताकि KCl वगैरह बाहर ना निकले भाई, और यहां पे हम इसको प्लग कर देंगे बाय ग्लास वूल और कॉटन, ताकि कोई ऐसे बाहर ना आए भाई, पर पोरस चाहिए क्योंकि इसमें से हमने आयंस को निकालना है। तो बोला यू शेप ट्यूब कंटेनिंग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, KNO3 gelled inside agar agar medium and fitted with porous plugs like glass wool or cotton. ये तो हो गया सॉल्ट ब्रिज। नाउ बात आती है फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। Functions of salt bridge. Number 1, it completes the circuit. It completes the circuit. पहला फंक्शन है, ये सर्किट को कंप्लीट करता है। देखो बेटे, सर्किट शुड बी अ क्लोज्ड लूप। सर्किट हमेशा एक क्लोज्ड लूप होनी चाहिए बेटा। सर्किट शुड ऑलवेज बी अ क्लोज्ड लूप। जैसे आपने कभी अपने मीटर को देखा हो, शायद मीटर से 2 तारें बाहर आ रही होती है, नहीं, एक तार बाहर आ रही होती है, एक अंदर जा रही होती है। एक्चुअली एक साइड से तार बाहर निकलती है, हमारे सारे घर में उससे वायरिंग होती चली होती, एंड में वही तार एक जगह से बाहर निकल के मीटर के अंदर जाती है। तो इट शुड बी क्लोज्ड लूप। सर्किट तभी कंप्लीट होता है अगर क्लोज्ड लूप हो, नहीं तो कंप्लीट नहीं होता। यहां पे क्या हुआ था कि 2 इलेक्ट्रोड्स आर ज्वाइंड विद द हेल्प ऑफ वायर। 2 इलेक्ट्रोड्स को तो ज्वाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ वायर, बट 2 इलेक्ट्रोलाइट्स आर ज्वाइंड विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज। जो 2 इलेक्ट्रोलाइट है उसको सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिया बेटा। 2 इलेक्ट्रोड्स आर ज्वाइंड विद द हेल्प ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स आर ज्वाइंड विद द हेल्प ऑफ वायर,
but two electrolytes are joined with the help of salt bridge. दो इलेक्ट्रोड को वायर से जोड़ा, इसको सॉल्ट ब्रिज से जोड़ा. Now it's a closed loop. देखो यहां से जोड़ा, यहां से जोड़ा, ये जुड़े हुए हैं, ये यहां जोड़ा. It is a closed loop, so it completes the circuit. इससे सर्किट कंप्लीट हो जाता है. So hence circuit is complete. इस तरह से सर्किट कंप्लीट. और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कंप्लीट्स दी सर्किट. ये सर्किट को कंप्लीट करता है. ये वेरी इंपॉर्टेंट बात. दूसरी बात, फंक्शन नंबर 2. पहला फंक्शन, इट कंप्लीट्स दी सर्किट. फंक्शन नंबर 2, it maintains electrical neutrality of two half cells. ये दो हाफ सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है. अब सर ये क्या बला बोल दी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. देखो भाई, बात समझो. मान लो मैंने यहां पे पहले 1 मोलर ZnSO4 डाला था, तो ऑब्वियसली यहां पे Zn2 पॉजिटिव कितने होंगे, 1 मोलर, और SO4 कितने होंगे, 1 मोलर. लेकिन यहां तो ऑक्सीडेशन हो रही है, Zn2 पॉजिटिव बढ़ते जा रहे हैं, तो ये धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा. अब भैया पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा, ठीक. ऑन द अदर हैंड यहां पे ये 1 मोलर था और ये भी 1 मोलर था. अब यहां पे कॉपर 2 पॉजिटिव रिड्यूस हो रहे हैं, यानी ये डिक्रीज होते जाएंगे. अब अगर ये डिक्रीज होते चले गए मेरे बच्चे, तो क्या होगा, यहां नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी खराब हो जाएगी. यहां पॉजिटिव बढ़ गया, पॉजिटिव इंक्रीज हो गया, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन देता थोड़ी हो, तो लेता है, और इसको इलेक्ट्रॉन देने थे, तो गड़बड़ हो गई मेरे दोस्त. बात समझे कि नहीं समझे, ठीक. इसी तरह से गड़बड़. तो इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना है. तो सॉल्ट ब्रिज के जो आयन है, जैसे K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, हुआ क्या, यहां पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, तो यहां Cl नेगेटिव आने शुरू हो गए. जितना पॉजिटिव बढ़ा उतना Cl आना शुरू हुआ. जब Cl नेगेटिव यहां से निकला होगा, तो यहां नेगेटिव चार्ज की कमी होगी, तो यहां के सल्फेट यहां आने शुरू हो गए होंगे. इस तरह से क्लोराइड यहां आए, सल्फेट यहां आने, फिर धीरे धीरे सल्फेट भी आने लगे. तो ग्रेजुअली क्या हो गया हमारे पास, जितना चार्ज बढ़ रहा है उतना नेगेटिव आ रहा है, और यहां से नेगेटिव उतना कम होता जा रहा है. तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड. इसको मैं +2 में और भी तफसील से समझाऊंगा. अभी सिर्फ आपको इतना समझाने की मैंने कोशिश की, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी खराब क्यों होती है वो बताने की कोशिश की, कि भैया ऑक्सीडेशन से पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और रिडक्शन से नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा यहां पर. तो ये अपने नेगेटिव चार्ज यहां देके पॉजिटिव को करेगा न्यूट्रलाइज. तो यहां सॉल्ट ब्रिज के अंदर किसकी कमी हो जाएगी, नेगेटिव की. तो यहां तो पोटेशियम यहां बाहर जाए और यहां सल्फेट अंदर आए, दोनों में से कुछ भी हो. तो उस वजह से आयंस की मूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी, और दोनों साइड चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, और रिएक्शन चलता चला जाएगा. तो ये 2 मेजर फंक्शन अभी के लिए बताए, लेकिन इससे ज्यादा फंक्शन +2 में बताऊंगा और, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें जो समझ नहीं आ सकती, ठीक. वो नेक्स्ट टाइम अपन जब +2 में पढ़ेंगे इसको तो जरूर बताऊंगा. फिलहाल व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज? इट इज U-shaped tube filled with inert electrolyte like KCl, KNO3, gelled inside agar-agar medium and fitted with porous partitions like glass, wool or cotton. ठीक. Function, it completes the circuit, it maintains the electrical neutralities of 2 half cells. एक हाफ सेल ये है, एक हाफ सेल ये है. एनोड को हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलेंगे, कैथोड को रिडक्शन हाफ सेल बोलेंगे, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही, कैथोड पे रिडक्शन हो रही. तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल बोल करके उन दोनों की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, सर्किट कंप्लीट करता है. सॉल्ट ब्रिज फंक्शन. बोलो क्लियर?
तो मेरे बच्चों अभी आपने सिर्फ इतना ही करना है इसमें, ठीक, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो थैंक्स लॉट फॉर टुडे, मिलते हैं ट्यूसडे मॉर्निंग विद अ न्यू टॉपिक, ठीक है। थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बच्चे, ओके सर, बाय। जो आज आपने हमें डॉक्स का कराया उसके में प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, भेज दूंगा भाई। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर Yes. एक ना बात, हाँ जी, सर ये पोरस प्लग वाला सर मेरे को समझ नहीं आया सर, एक कौन सा क्या बेटा? था सर पोरस प्लग वाला सर? बेटा पोरस प्लग का मतलब क्या होता है बेटा? जिसमें छेद होते हैं, जैसे कॉटन होती है ना, कॉटन में छेद होते हैं ना बेटा, या ग्लास वूल उसमें छेद होते हैं। क्यों? देख बेटे, यहाँ से क्लोराइड आयन ने बाहर आना है ना, तो उसको जगह तो चाहिए ना बाहर आने के लिए, हाँ जी सर। तो फिर उसके पोर्स होने चाहिए ना। अगर मैंने यहाँ पे पूरी तरह बंद कर दिया तो आयन तो बाहर आ ही नहीं पाएंगे बच्चे, ठीक। तो ठीक इसलिए है। हम पोरस प्लग लगाए, यानी छेदों वाले प्लग लगाए, जैसे ग्लास वुल लगाया, कॉटन लगाया, जिसमें छेद हो, आयन बाहर निकल सके। बोलो बेटे, अभी क्लियर सभी बच्चों को? हाँ जी सर, क्लियर हो गया, थैंक यू सर। ओके, तो ट्यूसडे को कोशिश करेंगे वट एवर इज देयर, मेरा ख्याल ऑर्गेनिक शुरू होनी है, ठीक। लेट मी सी भाई। यस अनिकेत, विल बी ट्राइंग टू स्टार्ट ऑर्गेनिक। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट बेटा।